हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। तो हमारा न्यू लेसन सॉलिड स्टेट शुरू है। आधा से ज़्यादा कवर हम कर चुके हैं सॉलिड स्टेट में। मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस का डिफरेंस बताया था, साथ साथ में आपको आगे के फॉरवर्ड्स पार्ट्स भी बता दिए थे, जैसे लैटिक पॉइंट्स था। ठीक है, उससे पहले हमने क्रिस्टलाइन और एमोरफस सॉलिड बताया था। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोरफस सॉलिड याद होगा, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरीके से होता है, तो रफी सरफेस होता है। एमोरफस सॉलिड ग्लास जैसा होता है एग्जैक्टली। ठीक है, फिर उसका हमने डिफरेंस पढ़ा था। डिफरेंस के बाद हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किया था, और लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिस्टल क्या होता है, तो क्रिस्टल मतलब बड़े से एरेज। ठीक है, तो बड़े से जो एरेज होते हैं, एरेज का मतलब होता है बहुत जियांट से स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताए थे डायमंड में जो जियांट नेटवर्क होता है उसको कहा जाता है एरेज। ये रिपीटेड पैटर्न में होता है जिसको कहा जाता है क्रिस्टल। लैटिक्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं क्यूब बना रही हूँ, तो ये क्यूब जैसा अरेंजमेंट है, तो ये एक हो गया लैटिक। ठीक है, ये अभी पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। 3D डायग्राम से, 3D डायग्राम से हम नॉर्मली हाथ से नहीं बना सकते, तो ये हो गए लैटिक्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े से जियांट स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने नोट्स में भी दिखा दिया था, तो वो था लैटिक्स। लैटिक्स के बाद मैंने लैटिक पॉइंट्स भी बताए थे। तो लैटिक पॉइंट्स मतलब जैसे ये, जहाँ पे दो दो लाइंस, ठीक है, या एटम्स, ठीक है, कॉर्नर्स जुड़ रहे हैं, उसको कहा जाता है लैटिक पॉइंट्स। और यूनिट सेल, अब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जियांट स्ट्रक्चर है, पर उतना जियांट स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है, हमें उसमें से छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो छोटा सा स्ट्रक्चर जो हो गया वो हम हो गया हमारा यूनिट सेल। मैं एक छोटे से डायग्राम में आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा लैटिक्स, ये बड़ा सा हो गया लैटिक। ये जो आपको दिख रहे सर्कल्स, दिस इज सर्कल्स आर द लैटिक पॉइंट्स। यूनिट सेल मतलब एक छोटा सा क्यूब, जिस क्यूब के बारे में मैं पढ़ूंगी इसको कहा जाएगा यूनिट सेल। ठीक है, ये आपका प्रीवियस टॉपिक था, और शायद से आपको याद होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताए थे कि जो भी, ठीक है, सॉलिड में जो भी पार्ट्स होंगे वो कम से कम ये 7 तरीके के होंगे। जो भी सॉलिड होगा दुनिया में, जो भी सॉलिड्स होंगे उनके ये स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसके मैंने एबीसी के एंगल्स भी बता दिए थे आपको, आपके नोट्स के हिसाब से बताया था सभी चीज़ें, है ना। तो आपके नोट्स के साथ साथ मैंने आपके बुक का पैटर्न भी बता दिया था। बुक में भी आपको दिखा दिए थे क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम जो थी वो क्यूबिक, ठीक है, जैसे मैंने कहा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट होगा, मेलेबल होगा, जल्दी टूट सकता है जैसे नमक। यूनिट सेल में थोड़ा सा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में मतलब यहाँ पे आपको एक बॉडी में ऐसे डॉट दिख रहा है, ठीक है, बीच में है, बीच में मतलब क्यूबिक अरेंजमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा मजबूत होगा। और यहाँ पे तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो ये और भी मजबूत होगा। ठीक है, तो 4 तरीके के जो हमने स्पेसिफिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो ये हो गए आपके क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है। इस स्ट्रक्चर्स में से मैंने कहा था कि 2-3 स्ट्रक्चर्स, 2 स्ट्रक्चर्स तो कंफर्म रहते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। साथ साथ में आपको इसका एबीसी एंगल लिखना पड़ता है, जो हम ये लिख रहे थे, एबीसी एज लेंथ किस तरीके से होती है, अल्फा बीटा गैमा का एंगल्स लिखना पड़ता है। तो ये काफ़ी नेसेसरी है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने पहले भी इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, अब सिंपल है, ठीक है, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, ये आपको 4 तरीके के मिलेंगे। एक तो ये प्रिमिटिव रहेगा, प्रिमिटिव मतलब एकदम सिंपल, ठीक है, 8 कॉर्नर में 8 एटम्स रहेंगे, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, काफ़ी सॉफ्ट रह सकता है, टूट सकता है जल्दी से। बॉडी सेंटर्ड मतलब बीच में अगर कोई सर्कल है तो उसको बॉडी सेंटर्ड कहा जाएगा। अगर फेस सेंटर्ड है मतलब जैसे मैंने कहा हर फेस पे एक एक एटम्स है, मैंने आपको बताया था ना पहले। सिंपल मतलब एकदम क्लीन फेस है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड मतलब नाक पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, डॉट है या पिंपल है, एक छोटा सा डॉट आया उस वजह से नाक पे हाईलाइट हो रहा है। फेस सेंटर्ड मतलब हर एक चिन पे, चीक्स पे, नाक पे, ठीक है, हर जगह पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ एटम्स, डॉट्स मिल रहे हैं, पिंपल्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रखो, ये मेरा ट्रिक पॉइंट है। कुछ अजीब सा ट्रिक था मेरा ये, सॉरी, बट फिर भी मैं ऐसे ही याद रखती हूँ कि सिंपल मतलब एकदम सिंपल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड मतलब नाक में डॉट लगा हुआ, फेस सेंटर्ड मतलब हर फेस पे, ठीक है, एटम्स है। और बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड याद रखो आप बेस सेंटर्ड से, क्योंकि बीसीसी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एंड सेंटर्ड मतलब एंडिंग में जो एटम्स है उसको एंड सेंटर्ड कहा जाएगा। अब हम आज पढ़ेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय पैकेजिंग, क्या होता होगा पैकेजिंग। अब जैसे मैं कुछ चीज़ें किसी चीज़ में भर रही हूँ, अब या अब एग्जांपल ले लो कि मैंने एक डब्बे में लड्डू भर दिए है, लड्डू भर दिए हैं, ठीक है, तो लड्डू भर दे, खाना नहीं है लड्डू, सिर्फ भरना है। तो लड्डू भर दिए, तो लड्डू आपको दिखते कि शेप्स किस तरीके के होते हैं लड्डू, ऑफकोर्स, तो शेप कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। लड्डू ऐसे ही बनाते ना आप लोग, एग्जैक्टली तो इसी तरीके से बनते होंगे, मेरे घर में तो ऐसे ही बनते बड़े, ठीक है। तो लड्डू जब इस तरीके से हम फिल करेंगे तो आपको दिखेंगे लड्डू एक के ऊपर एक जब आते हैं, तब इसमें कुछ गैप क्रिएट होती है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे गैप्स रहेगी, ये गैप्स रहेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा गैप, ठीक है, मतलब उतना उसमें जगह है,
वैकेंसी है ना, जितनी ज़्यादा गैप मतलब उसमें उतनी वैकेंसी क्रिएट होगी। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी मतलब वो स्ट्रक्चर कितना वीक रहेगा, दिस इज़ अ वैकेंसी। अब ये वैकेंसी तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं, पर केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है वॉइड्स। ठीक है, ये नया पार्ट है, इसको कहा जाता है वॉइड्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। और मैंने जैसे कहा है कि इस चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, कन्फर्म जाता है। ठीक है, तो ये हो गए वॉइड्स। अब मैं सीधे सीधे आपको बता देती हूँ कुछ डेफिनेशंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पैकेजिंग वाइड्स क्या है, एफिशिएंसी क्या है, और वाइड्स क्या है। आप आई होप सबको समझ गया होगा। तो जितने ज़्यादा, अब जैसे इसके ऊपर भी मैंने एटम्स रख दिए, ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा सा रफी डायग्राम बना रही हूँ, इसके ऊपर भी मैंने एटम्स रख दिए, तो ये जो गैप है ये तो कवर हो चुकी ना भाई, है ना। अब जैसे मैंने डब्बे में लड्डू लिए और लड्डू में मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, अगर मैं उस डब्बे में पानी डाल रही हूँ तो पानी के लिए जगह होगी। क्यों जगह होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गैप थी। ठीक है, ऑलरेडी गैप थी, गैप होने की वजह से वहाँ पे पानी अपनी जगह ले लेगा। पर मैंने अगर एक डब्बे में गीली रेत भर दी है, ठीक है, गीली रेत जिसमें ऑलरेडी बहुत पानी की क्वांटिटी है और वो टॉप टू लेवल तक भर चुकी है। ठीक है, तो टॉप टू लेवल तक भर चुकी है वो रेत। अब मैं उसके ऊपर से फिर से पानी डाल रही हूँ, तो पानी डालने के बाद वो पानी आउट ऑफ फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वर्ड्स नहीं है, वहाँ पे गैप नहीं है। तो गैप जैसी होगी, जितनी ज़्यादा गैप है वो स्ट्रक्चर उतना टिटैनी मतलब उतना ही वीक रहेगा। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भरा हुआ है उतना वो ज़्यादा अच्छा से मजबूत रहेगा। जैसे आप नॉर्मली एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl का। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से ही मिलेगा आपको, सिंपल क्यूबिक सेल, 8 कॉर्नर में 8 एटम्स। और उस वजह से आपको नमक का जो पत्थर मिलेगा या नमक जो मिलेगा, आप हाथ से उसको तोड़ सकते हो। हाँ, बहुत अच्छे से नहीं, पर फिर भी आप हाथ से इसको क्रैकिंग कर सकते हो। वही अगर मैं आयरन का एग्जाम्पल लूँ तो आयरन का स्ट्रक्चर होप्सो वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि दिस इज FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, FCC मतलब उसके 8 कॉर्नर में 8 एटम्स तो रहेंगे, साथ साथ में आपको दिखेंगे कि साथ साथ में आपको बॉडी सेंटर मतलब हर एक फेस पे भी उसके एटम में मिलेगा, हर एक फेस पे मिलेगा, मतलब वो कितना मजबूत होगा। मैं एक आगे वीडियो चला दूंगी, तो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स होती है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में भी कुछ डायग्राम्स बनी हुई है, सिंपल क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड की, FCC की। ठीक है, तो उसमें मैं क्लिप दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए सिंपल क्यूबिक का 4 कॉर्नर में 4 एटम्स है, 4 कॉर्नर में 4 एटम्स। जब एटम से पास पास रहता है तो और वो स्लाइसिंग होता है। स्लाइसिंग वगैरह कैसा है ये थोड़ा सा आपको इनविजिबल वीडियोज़ है, क्योंकि 3D इमेजेस है। अब ये कैसे बना हुआ है इसका मैं वीडियो लगा दूंगी, क्लिप लगा दूंगी, उसके बाद ही आपको क्लैरिफाई हो जाएगा ये। ठीक है, एंडिंग में अब आपको दिख रहा है कि मैंने जैसे कुछ डेफिनेशंस लिख दी हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन कितना है, मेरे साथ कितना कोऑर्डिनेशन है। मैं अगर कहूँगी कि ये मैंने 3 एटम्स बनाए हैं, तो सेंटर वाला जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू ईच अदर। एक स्फीयर कितने स्फीयर से टच है उसको कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू ईच अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। अगर मैं ऊपर और नीचे से फिर से बना दूँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू ईच अदर इज कॉल्ड इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग एफिशिएंसी में अगर देखा जाए तो परसेंटेज, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ 100% भरी हुई है। ठीक है, मैंने कहा कि कोई चीज़ 52%, इसमें 52% पैकिंग है। ठीक है, तो कोई 52% पैकिंग भरी हुई है, मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 52% पैकिंग है। ठीक है, तो अब इसमें गैप कितनी होगी, तो मुझे गैप निकालनी है। तो पैकिंग इतनी है तो गैप कितनी होगी, तो मैं 100 - 52 कर दूँ। 100 - 52, तो आंसर जो भी आएगा वो आपका रहेगा वाइड्स। मैंने आपको समझाया वाइड्स मतलब क्या, तो वाइड्स मतलब खाली जगह, गैप्स को बोला जाता है वाइड्स। ठीक है, तो ये हो गया वाइड्स का पार्ट। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, आपकी बुक में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और टोटल वॉल्यूम कितना था इनटू 100। तो ये वैल्यूज आपको निकालनी रहती है, एक वैल्यू दी रहती है, एक वैल्यू निकालनी पड़ती है और आपको फाइनल आंसर लेना पड़ेगा। देन वाइड्स ऑफ क्रिस्टल्स, तो वैकेंट स्पेसेस विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 लड्डू बैठा है। ठीक है, तो 4 लड्डू में कितनी जगह बची है तो उसको कहा जाएगा उसका वाइड्स। ठीक है, तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में मैं कुछ मार्बल्स दिखा देती हूँ आपको कि मैंने ये स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कुछ मार्बल्स डालूँ, मार्बल्स डालने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि मार्बल्स ने अपनी जगह कैरी कर ली। ठीक है, तो मार्बल्स में जगह तो कैरी कर ली है, पर यहाँ पे आपको कुछ गैप्स भी मिल रही है। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर भी एक मार्बल रख दूँ तो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो कुछ ट्रायंगुलर वाइड्स दिख रही है। दिस इज अ ट्रायंगुलर वाइड्स। ठीक है, इसको टेट्राहेड्रल वाइड भी कहा जाता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, पर आपको कुछ गैप्स दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इनका शेप क्या है, तो स्फेरिकल, एटम्स हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, उस वजह से यहाँ पे गैप्स क्रिएट होंगे और ये गैप्स को कहा जाता है वाइड्स। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
वाइट्स पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो ये आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। द वैकेंट स्पेसेस विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल आर कॉल्ड वाइट्स। तो वाइट्स अगर निकालना है आपको तो 100%। पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, अगर स्ट्रक्चर इतना भरा हुआ है, जैसे मैंने कहा 100% में है, 52% पैकिंग है, तो 100 माइनस 52 जो भी इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका पैकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू है हमारा आज। अब हम जो 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है, हमने जो 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो उसका हम थोड़ा सा आगे का जजमेंट लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दिख रहा है आपको कि 8 कॉर्नर में 8 एटम्स है। अब जब ये स्लाइसिंग होता है, तो स्लाइसिंग होने के बाद, अब स्लाइसिंग मतलब किस तरीके से होगा तो वो मैं वीडियो में ही बताऊंगी आपको किस तरीके से होगा। तो स्लाइसिंग होने के बाद जो एटम्स है ना, ये कट जाते हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए कि ये एटम्स, हर एक एटम्स कट जाता है और बचता कितना है तो 1/4, ठीक है। अगर एक एटम, ठीक है, अगर मैंने कहा कि एक एटम कट रहा है और इसका 1/4 पार्ट बच रहा है, ठीक है, तो 1/4 पार्ट बचते बचते, मतलब इसका 1/4 ऐसा करते करते ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाता है 1। अब ये किस तरीके से है तो वो 3D पार्ट का, ठीक है। सो इन दिस यूनिट सेल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। 8 कॉर्नर में 8 एटम्स मिल रहे हैं। एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब कंट्रीब्यूट 1/8 ऑफ द क्यूब बिकॉज इट शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। तो 8 क्यूब से, या सॉरी 8 एटम से ये क्यूब बना हुआ है। अब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 8 है, 8 कॉर्नर में, और 1/8 एटम यूनिट सेल, ठीक है। 1/8 मतलब ये किस तरीके से, तो जैसे मैंने कहा कि कटआउट होता है, वो कटआउट की मैं आपको क्लिप दिखा देती हूँ तो आपको जल्दी से समझ जाएगा। तो कटआउट होने के बाद आपको समझ में आएगा कि 8 कैंसिल हो जाएगा और नंबर ऑफ एटम्स आपका मिलेगा 1, ठीक है। तो ये कट होने के बाद तो ये जैसे 25% बचेगा, ठीक है, जैसे ये 25% बच रहा है, ये 25% बच रहा, ये बच रहा है 25% बचते 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 बचते, ठीक है, ये बचते 25% बचते बचते एक स्फीयर बन जाता है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तरीके के ये क्यूब्स, मतलब क्यूब्स नहीं, सॉरी, इसको बोल सकते हैं कि क्यूबिक जब अरेंजमेंट इसको कटआउट होता है तो ये छोटे छोटे पार्ट्स, 25% पार्ट बच जाता है। और 25% पार्ट बचने के बाद, जुड़ने के बाद, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एटम्स का स्लाइसिंग किया गया है। स्लाइसिंग करने में यहाँ से स्लाइसिंग होता है, ये यहाँ से स्लाइसिंग होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, इस तरीके से स्लाइसिंग होगा और बचेगा ये। तो आपको दिख रहा है कि ये 25% है, 1 2 3 4, ये आधा 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 आधा, मतलब ये बन गया एक पार्ट और ये आधा आधा और इसके पीछे का, तो ये बन गया एक पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा समझने में कॉम्प्लिकेशंस है काफ़ी, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा। बॉडी सेंटर में आपको दिख रहा है कि इन दिस यूनिट्स और ऑल द कॉर्नर्स में आपको बॉडी सेंटर में दिख रहा है, और 8 एटम्स जो है 8 कॉर्नर्स में है, पर साथ साथ में बीच में सेंटर में भी एक एटम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सेम थिंग्स हैं, ठीक है, सेम मैंने लिख दी थी। तो नंबर ऑफ एटम्स है 8, 1/8 पर यूनिट सेल के हिसाब से, पर सेंटर ऑफ द क्यूब में आपको एक एटम मिलेगा। तो ये जो है 8 इंटू, जैसे 8 इंटू 1/8 अगर कैंसिल आंसर हो गया तो इसका बचेगा 1, ये बचा नंबर ऑफ एटम्स 1। और साथ साथ में आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द 1 क्यूब में, एक सेंटर में तो एज इट इज़ रहेगा। अब कटने के बाद आपको दिख ही रहा है कि कटने के बाद आपको यहाँ वाला जो है, यहाँ इसके स्लाइसिंग हुए हैं, इसका जो है 25% बचा हुआ है, पर बीच का एक एटम, नंबर ऑफ एटम एज इट इज़ 1 है। तो ये जो पूरे है, ये पूरे जुड़ के 1 बन जाता है, और सेंटर का जो एक है वो 1, इसलिए इसका नंबर ऑफ एटम्स रहेगा 2। इसमें आपको दिखेगा ये पूरा जुड़ के 1 ही बनता है, इसलिए इसका नंबर ऑफ एटम्स है 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी जाता है और बहुत से पार्ट्स में आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। या साथ साथ में आपका जब न्यूमेरिकल रहता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें BCC स्ट्रक्चर लिखा रहता है, नंबर ऑफ एटम्स आपको खुद लिखने पड़ते हैं, ठीक है। सिमिलर थिंग्स है FCC में भी वही है कि कॉर्नर्स में तो है, पर 6 फेसेस में भी है। मैंने जैसे कहा था यहाँ पे हर एक फेस पे भी एक एक एटम है। अब मैंने बीच के फेस पे 2 बना दिए, क्योंकि जो एक रहेगा वो पीछे का रहेगा और एक रहेगा जो आगे का रहेगा, ठीक है, मतलब एक आगे की फेस का और एक पीछे के क्यूब का, इस तरीके से। सो 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स शेयर्ड बाय द 2 यूनिट सेल्स। तो यहाँ पे भी वही स्लाइसिंग होने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि स्लाइसिंग होने के बाद ये तो कटेंगे, ये जो कॉर्नर वाले रहेंगे, तो ये 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, कॉर्नर वाले, और ये जो रहेगा ये हाफ हाफ कटेगा, ये 50-50% कटता है, ठीक है, ये 50-50% कटेगा। तो और ये 2 तो है ही, तो ये जो रहेंगे नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर्स वाले वो 1 हो जाएंगे। ये जो है 50-50% कटेंगे, मतलब आधी रोटी समझ लीजिए, चांद जैसी, ठीक है। तो ये 4 है, तो इस तरीके से ये कटेंगे और आपको ये मिलके एक बनता है, ठीक है। ये फेस का हो गया और सेंटर में आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, सेंटर में आपको
2 एटम्स दिख रहे हैं, तो ये टोटल हो गए 4। ठीक है, इसका क्लिप में लगाऊंगी तब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द फेसेस में आपको 6 एटम्स है, तो 1/2/3 तो डिवाइड हो जाता है, और 1 + 3 = 4। तो ये मैं आपको क्लिप में बहुत अच्छे से समझा के दे दूँगी तब। अभी फ़िलहाल रफली बताया है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ गया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से आपको करना ही है। इट्स विल बी कंपल्सरी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अरेंजमेंट्स देख रहे हैं हम, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल्स एंड देयर ओरिजिन्स में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि लैटिक पैटर्न्स पढ़ना है हमें, तो लैटिक्स इसमें आपको दिखेगा, ठीक है, जो लैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ अ बिग लैटिक नेटवर्क, एक बड़ा सा लैटिक है जिसमें क्यूबिकल अरेंजमेंट्स है। और यहाँ पे जो ब्लू ब्लू बॉल्स दिख रहे हैं आपको, वो ब्लू बॉल्स मतलब ये जो ब्लू जॉइंट्स है वो लैटिक पॉइंट है आपको। और ये जो बड़ा सा जॉइंट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लैटिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिक जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको किस तरीके से, जो मैंने स्लाइसिंग सेक्शन बताए थे ना, जो प्रॉपरली हमने नहीं पढ़े थे, मतलब प्रॉपरली नहीं पढ़ा सकते थे मैं 3D पैटर्न्स में, तो मैंने आपको कहा था कि मैं क्लिप में समझा के देती हूँ, तो दैट विल बी द क्लिप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको आगे दिखेगा कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में किस तरीके का पैटर्न है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखिए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थोड़ा पॉज कर लेती हूँ मैं वीडियो यहाँ पे। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स, ठीक है, 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है काफ़ी, और काफ़ी रेयरली मिलता है क्योंकि काफ़ी वीक पोर्शंस में मिलेगा ये। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद आपको आगे देखिए इसका कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये सब बंडल्स जम्बल्स हो गए, ठीक है। अब जम्बल्स होने के बाद ये एटम्स, ठीक है, क्योंकि एटम्स इसी तरीके से रहते हैं, वो तो हमने एक क्लैटिक पैटर्न में बनाया था। एटम्स तो इसी तरीके से आपको मिलेंगे, पर यहाँ पे आपको वॉइड्स भी मिलेगी। वॉइड्स के बारे में मैंने बताया था, वॉइड्स मतलब गैप, ठीक है, जो स्पेस रहती है उसको वॉइड्स कहा जाता है। तो इसमें आपको दिखाई देगा। तो जैसे मैंने कहा कि स्लाइसिंग जब होगा, ठीक है, सेक्शन जब स्लाइस होगा, तो स्लाइस होने के बाद आपको क्या पता चलेगा, तो स्लाइसिंग में आप देखिए तो ये क्यूबिक अरेंजमेंट है, ठीक है, 4 एटम्स पीछे और 4 एटम्स आगे। अब ये क्यूबिक अरेंजमेंट है। क्यूबिक अरेंजमेंट में यहाँ पे जब स्लाइसिंग होगा, स्लाइसिंग मतलब कटिंग, यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, एग्जैक्टली देखिए स्लाइसिंग में आपको समझ में आ जाएगा, जो आपकी क्लिप में था, ठीक है, आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये कटा, ठीक है, कटने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि 25% पोर्शन बचा हुआ है। अब 25% पोर्शन बचने के बाद अब ये जो जुड़ेगा, अगर ये एटम देखिए एक पूरा लैटिक, एक यूनिट सेल है जैसा, यूनिट सेल जैसा एक बड़ा सा जिगेंट स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, ठीक है, एक बड़ा सा एरेज बन रही है, तो एक क्यूबिक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये क्यूब को मैंने अगर स्लाइसिंग में काटा, देखिए क्यूब तरीके का दिख रहा है, और यहाँ पे स्लाइसिंग में कट रहा है, तो यहाँ पे वाइड्स भी है काफ़ी। अब ये जब जुड़ेगा तो ये क्योंकि एक नंबर ऑफ एटम बन जाएगा, ये आधा 50% बन गया और ये बचा हो 50%, तो इस तरीके से ये पूरा एक नंबर ऑफ एटम बन गया है 1। दिस इज़ द नंबर ऑफ एटम 1, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ एटम मिलेगा 1, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ स्फीयर से जो एटम्स टच रहेंगे, जैसे ये एटम से कितने एटम्स टच है, इसको कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि स्फीयर्स, कितने स्फीयर्स टच है इससे, एक, ठीक है, ऊपर से भी है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस एटम से ऊपर से 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स एक दूसरे से टच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 होगा। देखिए हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, जो हाईलाइट हो रहा है वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये एक एटम से 6 एटम्स कोऑर्डिनेशन में है, मतलब टच में है। तो एक एटम से जितने एटम टच में रहेंगे उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में भी आपको दिख ही रहा है, देखिए बॉल्स एज इट इज़, पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि एक एटम सेंटर में भी है। मैंने कहा था ना BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में आपको दिख रहा है कि एक एटम जो सेंटर में है और बाकी तो 8 सरफेसेस पे है। अब ये भी सेम थिंग, ये भी जंबल बन गया, ठीक है। ये भी बड़ा बनने के बाद आपको दिख रहा है कि वहाँ पे वाइड्स कम होगी, मतलब गैप कम होगी। तो गैप कम होगी मतलब देखिए कि यहाँ पे स्लाइसिंग जब होगा तो स्लाइसिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि स्लाइसिंग में ये जो बीच का पिंक वाला एटम है वो एज इट इज़ रहेगा, इसलिए इसका नंबर ऑफ एटम जो बनेगा देखिए एज इट इज़, फिर से ये जो है 25% जुड़ते जा रहा, तो इसका बन गया नंबर ऑफ एटम 1 एंड दिस इज़ 1। तो यहाँ पे आपको BCC में नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ एटम्स जो है ऊपर नीचे, क्योंकि बीच में भी है, ये एरेज में जो रहेंगे वो बीच में भी रहेंगे कुछ एटम्स, उस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगा 8, ठीक है। तो इसका 8 मिलेगा, ऊपर से 4, देखिए ये जो है सरफेस में, ठीक है, एक जो सेंटर में है इसका 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4। तो इस तरीके से 4 एटम्स नीचे से, 4 एटम्स ऊपर से टच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होप से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है FCC। FCC और भी
जम्पलिंग है, मैंने कहा था ना एफसीसी का मतलब फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक फेस पे एटम्स है, येलो वाला जो हर एक फेस पे है, और ये इस फेस पे 2 बने हैं, मतलब एक पीछे का और एक आगे का, 3D डायग्राम है, और 8 एटम तो 8 कॉर्नर्स पे है ही, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो यहाँ पे जैसे ये बलून शेप्स में बन गए, तो इसके बाद इसका स्लाइसिंग जब होगा तो बीच के जो 2 एटम्स है वो एज इट इज़ रहेंगे, ऑफकोर्स वो बीच में एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि स्लाइसिंग सिर्फ यहाँ से होगा, ठीक है, स्लाइसिंग सिर्फ यहाँ से होगा। अब स्लाइसिंग जब यहाँ से होगा देखिए, तो फिर से वो 8 एटम जो ब्लू एटम्स है उसका तो 1 ही बनेगा, ठीक है, और ये जो बने हुए हैं, ठीक है, तो इसका तो 1 बन गया, और ये जो बचा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे ले लेती हूँ पॉज करके वीडियो, तो ये जो है, ठीक है, इसका जो है तो ये 1 बनेगा, इस कट करने के बाद इसका तो 1 बन गया, और ये जो बचा हुआ है 50%, तो ये जो है जैसे आधा आधा दिख रहा है आपको, तो इसके बनेंगे नंबर ऑफ एटम्स 2, ये बन गए टोटल 4, ठीक है, इसमें तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे आपको 4। तो ये हो गई हमारे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर की बात। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखेगा कि सेंटर में ब्लू जो एटम है वो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 से सराउंडेड है, और नीचे भी 6 से सराउंडेड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ये सेंटर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो एक ब्लू एटम जो है वो 6 फेसेस के, ठीक है, तो 6 फेसेस के 12 एटम से सराउंडेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने आज पढ़ाया था, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था वाइड्स के बारे में, तो वाइड्स मतलब गैप्स, तो जैसे ये अलाइंजमेंट आपको दिख रही है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की अलाइंजमेंट है जो एग्जैक्टली एक जैसी है। अब ये एग्जैक्टली एक जैसी है मतलब यहाँ पे देखो आपको गैप काफ़ी मिलेगी, क्योंकि ये अलाइंजमेंट है, मैं अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको कट करूँ तो आपको एग्जैक्टली अलाइंजमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कट करने के बाद आपको इस तरीके की गैप मिलेगी, वो काफ़ी गैप है, ठीक है, मतलब वाइड्स है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने स्पेसिफिक सेकंड जो अरेंजमेंट है, ए जो पैटर्न पढ़ा था हमने 4 टाइम्स ए, तो ये पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए पैटर्न में क्या मिलेगा आपको, एक जैसी ए लेयर, मतलब एक के ऊपर एक 4 लेयर्स बैठी है, और जब मैं इसको कट करूँगी तो आपको देखिए क्यूब मिल रहा है, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, ये क्यूब आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो ये क्यूबिकल अरेंजमेंट पैटर्न है, ठीक है, एक तरीके का क्यूब मिल रहा है। अब ये क्यूब जैसे मैंने बताया, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि एटम्स एक दूसरे पे एग्जैक्टली ऊपर ऊपर बैठे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, सिंपल क्यूबिक के बाद, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के बाद हमारा हेक्सागोनल पैकिंग लेयर है, तो हेक्सागोनल में देखिए ये ऊपर के एटम्स है, और सेंटर में एग्जैक्टली उसके ऊपर, मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसके डिप्रेशन में सेकंड लेयर है, और सेकंड लेयर के अबाव फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो सेम रहेंगी, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेम, सेकंड जो है डिप्रेशन में है, ए बी पैटर्न जो पढ़ा था हमने हेक्सागोनल लेयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब बना है, देखिए बीच में जो ग्रीन बॉल है वो एग्जैक्टली सेंटर में आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो एज इट इज़ है, बाकी सेक्शंस कट आउट हुए हैं। तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट्स, ठीक है। और अगर हम एफसीसी पढ़े तो एफसीसी में आगे देखिए क्या दिखाते हैं, एफसीसी अरेंजमेंट्स, तो एफसीसी अरेंजमेंट्स तो और भी कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। अब यहाँ पे देखिए डिप्रेशन में जाएगा, बॉल्स अपने एग्जैक्टली डिप्रेशन में, तो ट्रायंगुलर, ठीक है, ये दो एक बता देती हूँ मैं, ये जो आपको गैप मिल रही है ये होगी वर्टेक्स अपवर्ड, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, तो पर अभी मैं आई है बात तो मैं बता देती हूँ, ये इसको कहा जाता है वर्टेक्स अपवर्ड, और ये वर्टेक्स डाउनवर्ड। इसका जो एग्जैक्टली मुंह है वो नीचे की तरफ से, इसलिए इसको डाउनवर्ड कहा जाता है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है इसलिए इसको अपवर्ड कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छे से याद रखिए, ये ज्योमेट्रीज भी पूछी जाती है, स्पेसिफिकली इसको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक हेक्सागोनल लेयर पैकिंग में, देखिए तो इसके ऊपर एग्जैक्टली बॉल्स है और इसके ऊपर बैठ गए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट मिल रही है आपको, तो ए बी सी पैटर्न है, ठीक है, तीनों लेयर्स, तो ए लेयर अलग है, बी लेयर अलग है, सी लेयर अलग है, तो ये ए बी सी पैटर्न बोल सकते हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है ये, हम आगे पढ़ेंगे, तो ये ए बी सी पैटर्न। अब इसका जब स्लाइसिंग सेक्शन होगा, ठीक है, तो एफसीसी जैसे स्ट्रक्चर मिलता था, एफसीसी मैंने कहा भी था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है, ठीक है, पर जो भी एफसीसी से स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो काफ़ी मजबूत और मजबूत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस तरीके से आपको सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं NaCl का, ठीक है, NaCl का एग्जाम्पल है, KCl का एग्जाम्पल से, तो एक NaCl का नेटवर्क है, KCl का नेटवर्क है, ठीक है। NaCl और KCl का नेटवर्क अगर साथ में आ रहा है, तो जैसे देखिए क्लोरीन के आयन्स, मैंने बताया था कि माइनस आयन, क्लोरीन माइनस आयन है, तो बड़े साइजेस में है, Na छोटे हैं क्योंकि छोटे साइजेस में रहेंगे, क्योंकि सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, उस वजह सोडियम का साइज़ छोटा रहता है और क्लोरीन का साइज़ बड़ा रहता है। अब ये एक नेटवर्क है जो नमक का आपको दिखता है ना, तो ये नमक का कुछ इस तरीके का नेटवर्क रहता है, खाते टाइम हम सोचते नहीं है कि इस तरीके से कुछ रहता होगा, पर आप देखिए कि इस तरीके से ये नेटवर्क रहता है। और यहाँ पे अगर मैं कटआउट सेक्शन करूँ तो ये आपको कुछ तरीके से स्लाइसिंग करने के बाद आपको दिखेगा कि ये क्यूबिकल ज्योमेट्री मिलेगी, ठीक है, एक क्यूब जैसा ज्योमेट्री मिलेगा। अब आपको तो उतना क्लैरिफाई हो ही गया होगा। और ये पैकिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी है, तो इसमें 52% पैकिंग अरेंजमेंट होती है NaCl में, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको दिखेगा कि 52% पैकिंग होती है, मतलब गैप कितनी रहेंगी, तो
ठीक है। 52% अगर पैकिंग है तो गैप रहेंगी 48%, ठीक है, वो गैप रहेंगी 48%। ये भी KCl का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। NaCl KCl के बेस्ट एग्जाम्पल्स दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। KCl का स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर ये जुड़ा हुआ है, तो जैसे पोटेशियम जो है वो बड़े वाले और क्लोरीन जो है वो छोटे वाले, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजमेंट्स के बाद आपको फिर से वही सेक्शन हटेगा, ठीक है। ये क्रिस्टलैटिक्स है, ये लैटिक पॉइंट्स है। मतलब क्या होगा कि पीछे का जो पार्ट आपको, जैसे आजकल जो पिक्चर्स इमेजेस जो बनती है वो भी 3D में बनती है। मतलब आपको पीछे का जो क्लिप है, आपकी जो मूवीज़ आती है वगैरह वगैरह 3D में दिखती है। तो उसका मतलब क्या कि ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन तो हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं 1 डायमेंशन बता देती हूँ। 1 डायमेंशन में आपको दिख रहा है कि व्हेन द स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल रो, जैसे मैंने बताया कि एक रो बनाई है, यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम से टच है, जैसे पहला और लास्ट, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सिर्फ 1, क्योंकि ये एक एटम इससे जुड़ा है और ये एटम इससे जुड़ा है। पर मैंने अगर सेंटर वाला एटम ये एटम कंसिडर किया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 2, ठीक है। तो कितना? एक स्फीयर 2 स्फीयर से टच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा CN, कार्टून नेटवर्क नहीं है ये, CN का मतलब होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज 2। ये हो गए 1 डायमेंशन की। ये काफ़ी इजी पार्ट है और इजी के साथ साथ बहुत रेयरेस्ट पार्ट है। रेयरेस्ट का मतलब होगा ये ज़्यादा आता नहीं है, बट आपको फिर भी मैं ले रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में इंक्लूडेड है। तो अब आपके पैटर्न चेंज है, एग्जाम पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है, तो अब क्या आएगा एग्जाम में बता नहीं सकते, ठीक है। अब से बहुत ईजी पार्ट आ जाएगा तो समझ जाए आपके फिर। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में आपको देखिए, तो 2 डायमेंशन में जैसे मैंने बना दिया कि एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने एटम्स डाल दिए, ठीक है। तो जैसे एक लाइन में ठीक है, एक एक लाइन एग्जैक्टली जैसे हम रंगोली बनाते हैं ना, तो रंगोली में जैसे एक के नीचे एक बराबर डॉट्स बनाते हैं, तो उसी तरीके से ये डॉट्स बने हुए हैं। तो इन दिस क्रॉस पैकिंग स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट रो, तो पहली रो के एग्जैक्टली नीचे सेकंड रो, सेकंड की थर्ड रो, थर्ड की फोर्थ रो, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टली अगर मैंने यहाँ से कट आउट किया या वर्टिकली कट आउट किया तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली ये कट आउट होगा। सो यहाँ पे ए टाइप पैटर्न मिल रहा है, तो ये पहला वाला जो है ए टाइप है, दूसरा भी ए टाइप है, तो तीसरा भी ए टाइप है और चौथा भी ए टाइप, क्योंकि ये ऑलरेडी सिमिलर है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है ए टाइप पैकिंग, ठीक है। तो ये ए टाइप पैकिंग है क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर पैकिंग दिखेगी, ठीक है। जैसा दिख रहा है उतना ही ईजी, जितना ईजी दिख रहा है उतना ईजी है, सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो ऐसा मत समझ लो कि हाँ ये इतना ईजी दिख रहा है तो इतना ईजी तो होगा नहीं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सी चीज़ें जितनी ईजी दिख रही है उतनी ही ईजी होती है, तो स्लाइटली कॉम्प्लिकेशंस हमारे दिमाग में होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस बुक्स में नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक स्पेयर 2 स्पेयर से टच है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 एटम्स, मतलब अगर ये एटम मैंने कंसिडर किया तो यहाँ पे ये जो एटम है ये 4 एटम्स को टच है, 4 एटम को टच है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? तो 4, सिंपल, जो दिख रहा है वही दिख रहा है, ठीक है। तो यार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और एक क्यूब बन जाता है। तो ये भी मैं आगे आपको बता दूंगी क्लिप्स में। तो ये कटआउट जब होता है तो ये क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यूब बोला जाता है, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने अगर देखा तो ये अगर एटम्स देख रही हूँ मैं, तो हेक्सागोनल मतलब आपका बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये हेक्सागोन बन सकता है। अब यहाँ पे मैंने अगर ये एटम्स कंसिडर किया तो ये एटम कितने एटम से टच है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? तो 6, ठीक है। तो इन दिस पैकिंग में दिख रहा है कि स्फीयर्स आर अरेंज इन सच वे दैट द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड रो, पहली रो तो लाइन में है, दूसरी रो इसके डिप्रेशन में, यहाँ पे आपको दिख रही है गैप किस तरीके से है, देखिए गैप यहाँ पे ऐसे डायमंड शेप गैप बनी है, मतलब बड़ी गैप है, मतलब ये जो क्यूबिक अरेंजमेंट पैकिंग रहेंगे इसमें गैप काफ़ी है, वाइड्स काफ़ी है, वाइड ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रक्चर इजीली टूट सकता है। पर यहाँ पे जैसे इसके बीच में, ठीक है, इसके डिप्रेशन में, पहले रो के डिप्रेशन में दूसरी रो आ गई, तो इसमें गैप देखिए कुछ इस तरीके से जनरेट हुई है, मतलब गैप कम है तो कम है, मतलब ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से ये मजबूत होगा, ऑफकोर्स ना, इस स्ट्रक्चर से ये मजबूत होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको दिख रहा है स्फीयर्स आर अरेंज इन सच वे दैट सेकंड रो आर एक्स इन डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। इन दिस अरेंजमेंट फर्स्ट रो इज ए टाइप, पहली रो ए टाइप है तो दूसरी रो बी टाइप, फिर से तीसरी रो ए टाइप, चौथी रो बी टाइप, तो इसका नाम हो गया ए बी पैटर्न, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दो तरीके के अरेंजमेंट्स मिली 2 डायमेंशन में, एक तो मिला ए पैटर्न, दूसरा मिला ए बी पैटर्न। इसमें आपको दिख रहा है कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऑल अरेंजमेंट जो है, अलाइंजमेंट जो है सेम है, और यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल तरीके की वाइड मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेक्साहेड्रल में, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गैप छोटी है, डायमंड शेप गैप मिलती है। तो ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे जैसे हेक्सागोन बन ही रहा है, समझ में आ रहा होगा, जितना इजी दिख रहा है उतना ही इजी है ये पार्ट, ठीक है।
अब 3D अरेंजमेंट जो बोल सकते हो, तो 3D अरेंजमेंट हम आगे लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हमने आज पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होगा, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, मतलब बहुत बार आपको रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ स्पीयर्स टचिंग टू ईच अदर, एक दूसरे पे एक स्पीयर कितने स्पीयर से टच है उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब पैकेजिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने जैसे कहा ना कि पैकिंग कितनी है, जितनी ज़्यादा टाइट पैकिंग होगी उतना वो स्ट्रक्चर मजबूत होगा, जितनी पैकिंग कम होगी उतना वो स्ट्रक्चर जल्दी टूटेगा, ठीक है। जैसे नमक जल्दी टूट जाता है, पर वही आयरन आप नहीं तोड़ पाते। तो आयरन में आपका एफसीसी मतलब पैकिंग अरेंजमेंट आपको स्ट्रांग होंगी, तो जितना मजबूत उतना वो स्ट्रांग, मतलब उतनी इसकी पैकिंग फिट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। के बाद मैंने वॉइड्स बता दिए। अब वॉइड्स का मतलब मैंने अच्छे से एक्सपेरिमेंटली बता दिया था कि अगर नंबर ऑफ एटम्स है जुड़े हुए एक दूसरे से, उसमें कुछ ना कुछ गैप ज़रूर रहती है, और वही गैप को कहा जाता है वॉइड्स। वॉइड्स के बाद मैंने आपको सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का कुछ क्लिप बताया, ठीक है, तो मतलब एक्सपेरिमेंटेशन बताया। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं, तो बीसीसी सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो 1। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, और एफसीसी में फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, इसको बस नंबर में याद रखना है ना। सिंपल वाला 1, बीसीसी वाला 2 और एफसीसी वाले 4। ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। फिर मैंने क्लोज पैकिंग बताई थी 1 डायमेंशन की एज वेल एज 3 डायमेंशन की। तो 1 डायमेंशन में मैंने बताया कि नंबर ऑफ स्पेस कितने स्पेस से टच है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। और ये हमने 2 टाइम्स के डायमेंशंस पढ़े थे। 2 डायमेंशंस में हमने 2 तरीके की ज्योमेट्रीज पढ़ी, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। और जो आपका ये बचा हुआ है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का, तो इसका मैं क्लिप लगा देती हूँ। क्लिप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे का पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज़ पढ़ाई जारी रखिए आप अपनी, और मुझे सब्सक्राइब करना भी जारी रखिए। थैंक यू फॉर दैट एंड बाय बाय।